मैं कुछ दो तीन वेबसाइट्स के नाम डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। उसका मतलब ये नहीं कि वो स्पॉन्सर्ड कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है या मैं उनकी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी लगी वेबसाइट, मैं खुद के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी बताना ठीक रहेगा उनके बारे में। तो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स आपको गूगल पे सर्च करना है सबसे पहले, कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हर वेबसाइट अपने अलग अलग टॉप परफॉर्मिंग दिखाती है। जैसे मनी कंट्रोल खोलेंगे तो ये कुछ और दिखाएगा। देख देख लीजिए इसके, क्योंकि हर वेबसाइट अपने अलग अलग इंडिकेटर्स बना के रखती है, अपने अपने अलग क्राइटेरियाज होते हैं इनके, उन पे अलग अलग पॉइंट्स देते हैं ये लोग, स्कोरिंग अलग है, तो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मनी कंट्रोल का दिखाया है कि ये वेबसाइट अच्छी है, ETmoney.com। इस वेबसाइट ने इन सबको, इस है ये सारे नंबर वन, इस वेबसाइट ने इन सबको नंबर वन रैंकिंग दे रखी है अपनी अपनी कैटेगरीज में। ये कैटेगरी वाइज दे रखा है इन्होंने, मिड कैप, लार्ज मिड कैप, अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने नंबर वन पे दे रखा है। ये रिलेटिवली बेटर लगा मुझे फिर भी। बाकी इसके अलावा और भी अलग अलग वेबसाइट्स है काफ़ी सारी। जितनी वेबसाइट्स खोलेंगे सब पे अपना अलग अलग ही दिखेगा। तो इसलिए बेस्ट म्यूचुअल फंड छांटने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊं, देखो आजकल क्या है, आजकल के म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स की चर्निंग बहुत होने लग गई है। मतलब नई नई म्यूचुअल फंड कंपनीज काफ़ी आ गई है कोविड के बाद से। तो पोचिंग चल रही है, पोचिंग इन द सेंस ज़्यादा पैकेज ऑफर कर करके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपनी तरफ खींच लेती है कंपनीज। तो ये बड़ी दिक्कत चल रही है। अगर मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, केंद्रा रोबेको का एक फंड मैनेजर था, वो काफ़ी अच्छे फंड्स चला रहा था। केंद्रा रोबेको के फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, 4 साल से। तो अभी बजाज फिनसर्व की अभी बजाज फिनसर्व ने नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली, म्यूचुअल फंड उसका नया है, तो उसने केनरा बैंक के उस फंड मैनेजर को उठा लिया। हायर पैकेज होगा ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो वो फंड मैनेजर वहां चले गए। अब मुझे नहीं पता केनरा रुपे के फंड्स कैसे परफॉर्म करेंगे कैसे नहीं, लेकिन बजाज फिनसर्व ने क्योंकि उस फंड मैनेजर को अपने यहाँ बुलाया, और मैंने उसका देखा, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, अदर फंड्स के मुकाबले उस रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप ये सुन के, ये देख के सीधे जाके घुस के उसमें इन्वेस्ट कर दो। अब जो फंड मैनेजर आज बजाज फिनसर्व में, हो सकता है कल को फिर दूसरी जगह चले जाए। तो ये थोड़ी आप बार बार म्यूचुअल फंड भी अपना ये वाला बेचते रहोगे, नया वाला लेते रहोगे, कितने तो खर्चे आ जाते हैं, कैपिटल गेन टैक्स भी देने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो वो सब बार बार झंझटबाजी रहेगी। म्यूचुअल फंड आदमी लेता ही इसलिए कि उसको झंझटबाजी से मुक्ति मिले, कि अपना पैसे डाले, हर महीने SIP कटे या ट्रांसफर करें, और छुट्टी। इतना टाइम नहीं होता इन लोगों के पास। अगर टाइम होता तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते उसमें दिमाग लगा के, समझ के। तो म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट करी, भूल गए। अब वो बार बार फंड मैनेजर अगर चेंज होगा तो फिर रिटर्न्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट यही तरीका मुझे दिखा, जो मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ। फंड मैनेजर वो लो जो एक्चुअल में मालिक है उस म्यूचुअल फंड कंपनी का, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला। ऐसी मुझे 3 कंपनीज मिली। एक है पराग पारिक म्यूचुअल फंड, 2014 से चल रहे हैं इनके म्यूचुअल फंड्स, और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। दूसरा एक है क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ साल से। एक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, बड़े फेमस फंड मैनेजर रहे हैं, पहले IDBI में हुआ करते थे, IDBI के म्यूचुअल फंड चलाया करते थे 2015-16 के टाइम पे। कैनेथ हेंट्राडे नाम है उनका म्यूचुअल फंड का, काफी मतलब बड़ा नाम रहा है इंडस्ट्री में उनका, काफी अच्छे मिड कैप स्टॉक्स वगैरह ढूंढते हैं वो। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट नाम से। इन तीनों में से आप जो इनका अच्छा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, जो बेस्ट आपके रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा है, आपकी नीड को सूट करता है, आप वो म्यूचुअल फंड ले सकते हैं परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से। अब अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे लें, देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से आप अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है मॉर्निंग स्टार, morningstar.in नाम से वेबसाइट है। इस पे जाएंगे, इस पे फॉर एन एग्जांपल मैं एक फंड का नाम इसमें डाल के देता हूँ, फिर आप देखिएगा कैसे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे एक ये मतलब काफ़ी बड़ा फंड है जो, जिसका नाम डाल रहा हूँ, 2014 से चल रहा है ये, पराग पारिक का, और काफ़ी पॉपुलर फंड है। बहुत शायद इंडिया के टॉप 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स में एक है ये, जो हाईएस्ट जिसके पास AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड चल रहा है, वो टॉप 3 या 4 में से है, सारे म्यूचुअल फंड मिला के, पूरा ऑल ओवर इंडिया। कुछ 55 या 60 हज़ार करोड़ का AUM है इनका, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड नाम से। अब म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं इसमें, एक होता है डायरेक्ट और एक रेगुलर।
डायरेक्ट होता है जो आप डायरेक्ट खरीदते हैं, इसमें कोई कमीशन नहीं पे करनी पड़ती है आपको। एक रेगुलर होता है जो आप किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रहे हैं, कोई आपको म्यूचुअल फंड बेच रहा है, तो ये समझ लीजिएगा वो रेगुलर में ही करेगा। उसमें आपका हर महीने जब भी आपके पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से, हर महीने एक छोटा सा कमीशन का पार्ट उसके पास जाएगा, बाकी का पैसा आपके आपके लिए इन्वेस्ट होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा स्टॉक मार्केट के साथ। लेकिन अगर डायरेक्ट में आप करेंगे तो कोई कमीशन आपको नहीं देनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐप चल रही है आजकल, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियो डली हुई है, किसी पे भी आप अकाउंट बना के आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाता हूँ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये वेबसाइट है। सबसे पहले तो इसमें ओवरव्यू, कितनी एनएवी, इंसेप्शन डेट, कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है, 24 में 2013 से स्टार्ट हुआ। एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम ही है। ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा मैं इस फंड को, लेकिन अच्छा फंड है तो मैंने बता दिया, जिससे आप अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है हमेशा, इसमें नुकसान भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा काम है आपको बताना अच्छी कुछ, अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ लग रही है गाइडेंस के लिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। तो इसमें ओवरव्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे इसमें ईयरली रिटर्न कि 2014-15 में कितने कितने परसेंट रिटर्न बना के दिए हैं। इंडेक्स जो इसने जो बेंचमार्क रखा है, देखो हर म्यूचुअल फंड एक बेंचमार्क रखता है। मान लीजिए अगर कोई निफ्टी 50 को अपना बेंचमार्क रखता है कि निफ्टी 50 ने कितना परसेंट रिटर्न दिया और हमारे म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट रिटर्न दिया। अब इसका जो भी बेंचमार्क है, ये देखिए इसमें इंडेक्स ले रखा है, यहाँ पे लिखा है S&P BSE 500, ये इसने बेंचमार्क रखा है। तो S&P BSE 500 ने, इंडेक्स ने 2014 में रिटर्न दिया 38.93, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 45.50। ऐसे ही अगले साल इंडेक्स ने कितना दिया, इसने कितना दिया, हर साल। कभी कभी एक दो केसेस हैं जिनमें म्यूचुअल इस फंड ने कम परफॉर्म किया, नहीं तो ओवरऑल आउट परफॉर्म ही किया उसको हमेशा। और इसका आज तक का CAGR, उसको जानने के लिए एक बार ये देख लेते हैं। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल कितने परसेंट रिटर्न दिया। एक वेबसाइट है टिकरटेप, ये भी अच्छी वेबसाइट है। अब इसमें देखिए CAGR 24.20%, यानी हर साल ऑन एन एवरेज इसने 24.20% का रिटर्न दिया है। अगर 24.20 के हिसाब से देखें तो हर ऑलमोस्ट हर 3 साल में आपका पैसा डबल हुआ है, क्योंकि ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। यानी आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख के अगले साल हो गए 1,25,000, फिर उसके अगले साल 1,25,000 रुपये के ऊपर 24% बनेगा। फिर जो आएगा फिर उसके बाद मान लीजिए आपके 1,60,000 हो गए, अब 1,60,000 के ऊपर फिर 24% मिलेगा, तो वो अगले साल 2 लाख हो जाता है। तो इस तरह से हर साल 24% का रिटर्न आया, इसको CAGR कहते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसी तरह से CAGR देखते हैं और वो बड़े बड़े रिटर्न्स बनाते हैं, तभी वो बड़े इन्वेस्टर्स बने हैं। लोग ढूंढते रहते हैं मार्केट में पैसा कैसे बनाइए, लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। एक्चुअल तरीका यही है, सारी गेम यही है, CAGR। मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें ये CAGR वगैरह कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे लोग बड़े बड़े लोग पैसा कमाते हैं इस मार्केट में और छोटे से बड़े अमीर बन जाते हैं, मुंबई में बैठ जाते हैं फिर बड़े बड़े धन्ना सेठ बन के, जो आज आप टीवी पे नाम सुनते हैं, मीडिया में आते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं। तो आपको एक तरीका बताऊंगा इसके लिए भी, सारा गेम है CAGR का ही है। अब इस वेबसाइट मतलब इस फंड ने किस किस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, देखिए इक्विटी में 85% एलोकेशन है, कैश में कितना है, और सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, सेक्टर वाइज दे रखा है कि इस कैटेगरी की, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब होता है वो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बेटर रहते हैं फंड्स, क्योंकि फंड मैनेजर को खुला हाथ मिलता है, जिस मर्जी में इन्वेस्ट कर दे, हाथ बंधे नहीं होते फंड मैनेजर के। तो कैटेगरी में इसी कैटेगरी के अदर फंड ने कितने परसेंट रिटर्न दिया और इसने कितने परसेंट रिटर्न दिया, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी मिल जाता है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह से डिटेल्ड पोर्टफोलियो, इस फंड ने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी इस डिटेल पोर्टफोलियो वाले बटन से आपको पता लग जाएगा। कितने कितना कौन सा स्टॉक है, कितने कितने परसेंट इसने कर रखा है, सारे आप देख सकते हो। पेज नंबर, इसमें पेज चेंज करते रहो, 2, 3, 4। हाँ, इस फंड की एक और खासियत है, क्योंकि ये US के भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है इसने, अमेजोन, गूगल, फेसबुक वगैरह सबके बड़े बड़े इन कंपनीज के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको उनका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। बाकी असली ऑप्शन ये है रिस्क एंड रेटिंग।
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप म्यूचुअल फंड कोई सा भी लें तो इसको आपको खास ध्यान रखना है। जैसे पहला ऑप्शन है अल्फा, यानी अल्फा का मतलब होता है एक तो रिस्क फ्री रिटर्न हुआ, जैसे आप एफडी कराते हैं, कुछ कराते हैं, उसका रिटर्न फिक्स रहता है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 7% है। 7 इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो 7% का लिया जाता है, तो 7% मान लेते हैं। तो 7% के ऊपर देखिए इंडेक्स ने टोटल रिटर्न कितना दिया ईयरली, 12.5% ऑलमोस्ट। इसी जो क्योंकि फ्लेक्सी कैटेगरी का फंड है, इस कैटेगरी के फंड्स ने कितना रिटर्न दिया 0.22% का, यानी 7% के ऊपर। तो 7.22% का रिटर्न दिया है कैटेगरी ने, जबकि इस फंड ने 7.25 यानी 7% तो रिस्क फ्री रिटर्न हो गया और प्लस उसके ऊपर 7.25 यानी 14.25% का रिटर्न दिया इसने, इस फंड ने। तो इसने बेटर परफॉर्म किया अपनी कैटेगरी से भी, इंडेक्स से भी। बीटा सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब है अगर बेंचमार्क 1 रुपया मूव करता है, 1 रुपया ऊपर या नीचे होता है, तो ये फंड कितना ऊपर नीचे होता है। फंड वो 1 रुपया बढ़ता है तो यानी ये 0.69 बढ़ता है 1 रुपये से कम। जबकि कैटेगरी का हम देखें तो कैटेगरी 0.90 यानी वो थोड़े सा ऊपर नीचे ज़्यादा होती है। तो इससे पता चलता है कि फंड थोड़ा स्टेबल है, ज़्यादा एकदम ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करता, जिससे स्टेबल रहता है फंड थोड़ा। तीसरा है R2, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बस हल्का सा वैसे ही बताया था कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को सजेस्ट करता है, कितना रिलायबल है जो डेटा हमें दिया गया है, वो चीज़ें बताता है, थोड़ा टेक्निकल है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वो बेटर रहेगा इजी समझने में। अब शार्प रेशियो, शार्प रेशियो कि अगर फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया और उस रिस्क के कंपेयर में कितना रिटर्न बनाया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए फंड मैनेजर ने रिस्क लिया 1 रुपये का, तो उसके 1 रुपये के रिस्क के बदले उसने रिटर्न कितना बनाया 1.45, यानी 1 रुपये का रिस्क लेता है और 1.45 का रिटर्न बनाता है। तो यानी ये अच्छी चीज़ है कि बेटर रिटर्न बना के दिया। जबकि इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में 1.01, इसी कैटेगरी के दूसरे फंड से वो 0.93, 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और 0.93 का रिटर्न बना रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स से भी, अपनी कैटेगरी से भी, खुद में भी। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न अच्छे बनाने के चांस हैं इसके। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वॉलेटिलिटी बताता है, ये इस फंड की वॉलेटिलिटी कितनी है। वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे उछालबाजी कितनी करता है, डराने वाला काम कितना करता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। जैसे इंडेक्स की 13.18 है, कैटेगरी का 13.25 है, इसका 11.37 है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, यानी म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल कम है। तो अब इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चीज़ समझ में आती है, फंड रिस्क कम लेता है, स्टेबल रहता है और रिटर्न अच्छे बना के देता है, और रिटर्न अच्छे बना भी रहा है। हमने इसमें देखा भी है, CAGR कितना है 24.20%। एक नीचे ये ऑप्शन मार्केट वॉलेटिलिटी मेजर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल है, देखो अपसाइड और डाउन साइड कि अगर मार्केट जब अप होती है, यानी अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ी है, तो जो म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी के जो अदर म्यूचुअल फंड्स हैं वो 93 राइज करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट यानी हमारा जो म्यूचुअल फंड ये पराग पारिक वाला है, ये 100 मूव करता है, पूरा उतना ही मूव कर जाता है। और जब डाउन साइड आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब डाउन साइड आती है तो कैटेगरी के शेयर्स, अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरती है तो ये कैटेगरी के अलग अदर म्यूचुअल फंड्स 92 पॉइंट गिर जाते हैं, ये 71 ही नीचे गिरता है। तो ये अच्छी चीज़ शो करता है कि ये स्टेबल रहता है, ज़्यादा डाउन साइड पे उतना नीचे नहीं आता, लेकिन जब राइज करता है तो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है समझने के लिए, सिंपल है और काफ़ी अच्छा दे रखा है इसके अंदर वेबसाइट में। तो आपने देखा होगा एक फंड ये अच्छा ठीक है, सूटेबल है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ठीक लगा, मुझे भी ठीक लगता है। एक इसी पराग पारिक का एक और फंड है ELSS, इक्विटी लिंक टैक्स सेवर फंड। देखो जिसको ELSS फंड्स के बारे में नहीं पता उनको बताता हूँ, ये भी म्यूचुअल फंड ही है, बस इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड और ये ELSS वाले फंड में इतना ही डिफरेंस होता है कि ELSS फंड में अगर आप पैसे डालते हो तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड को, चाहे आपने पैसा डाला उसको पैसे को रोक दो, लेकिन 3 साल से पहले आप उसको पैसे को खत्म कर, म्यूचुअल फंड बंद करके आप उसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, 3 साल का लॉक इन रहेगा। जबकि नॉर्मल फंड होते हैं उसके अंदर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब मर्जी, आपने आज पैसा डाला, चाहे कुछ दिन बाद ही उसको विड्रॉ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। इसमें नहीं हो सकता।
और इसमें ईएलएसएस में क्योंकि 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, इसके बदले में टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है, मतलब यानी 2 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करे हैं पूरे साल में म्यूचुअल फंड में, तो 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो उसके अंदर। 1.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम लेस हो जाएगी उसके अंदर। तो ये अच्छा बेनिफिट रहता है ईएलएसएस में, और इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है ईएलएसएस फंड ने भी। 24.76 का सीएजीआर है। भले सीएजीआर 4.76 ईयर्स का है, ऑलमोस्ट 5 साल ही हुए इस फंड को चलते हुए, लेकिन ठीक है, रिटर्न भी अच्छा बना है और टैक्स बेनिफिट अलग मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे देख लेते हैं जो मैंने बताए, जैसे जैसे क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, इसमें सीएजीआर देखिए 40.58% बना हुआ है, इसने भी अच्छा रिटर्न दिए हैं। और इसी तरह से इसके भी सब आप फीचर देख सकते हैं, मैंने बता दिए आपको चीज़ें कैसे देखनी है। वीडियो को पॉज करके रिपीट पीछे रिवाइंड वगैरह करके आप देख सकते हो कि इनका मतलब क्या क्या है, उसी हिसाब से आप फंड्स को एनालाइज कर सकते हो। क्वांट म्यूचुअल फंड देख लीजिए, एक जो मैं बता रहा था ओल्ड ब्रिज, केनेथ हेंटार्डे नाम का इनका माने में फंड मैनेजर है, मिड कैप का बादशाह कहा जाता है उनको जनरली मार्केट में। फोकस्ड इक्विटी फंड, फोकस्ड इक्विटी में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही ले सकते हैं फंड मैनेजर अपने फंड में, 30 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो। अभी कुछ इशू आ रहा है वेबसाइट में, लेकिन आप देख सकते हो इसको फंड को भी। तो इसके अंदर आप इस तरह से आप इनमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, लेकिन थोड़ा सा आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता लग जाएंगे, इससे आप बेटर चॉइस ले पाओगे अपनी, और इससे आप अपना बेटर डिसीजन ले पाओगे। और म्यूचुअल फंड्स क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, कोई 4 दिन का तो है नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर तो बार बार आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर मालिक ही फंड मैनेजर होगा तो फिर वो आएगा जाएगा नहीं कहीं भी, और वो फंड उम्मीद करते हैं, मतलब बेटर, मतलब उनमें ज़्यादा उम्मीद रहती है कि वो फंड्स ज़्यादा रेगुलर चलते रहेंगे, कंटिन्यूस ग्रोथ देते रहेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम में ही पैसा बनता है, छोटे टाइम में तो बस खर्चा पानी निकल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ गई होगी और आप म्यूचुअल फंड्स में बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स आपने ऑलरेडी ले रखे हैं तो आप उसको बेटर जगह पे आप प्लेस कर पाएंगे, या आगे की इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक से सोच पाएंगे। और इनकेस अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल उठे, कुछ भी क्वेश्चन आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।